कहीं भी दिक्कत हो तो बता देना, टेक्निकल भी प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि इस पे जस्ट मैंने अभी स्टार्ट कराई है पढ़ाई। तो ये चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास एंड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर है अपने पास, सेंटर ऑफ मास एंड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की भी बात करेंगे अपन। सेंटर ऑफ मास से पहले हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, क्योंकि अभी तक हमने रिजिड बॉडीज से रिलेटेड स्टडी नहीं करी है। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज क्या होती है? तो रिजिड बॉडीज क्या होती है, देखो कोई भी जो बॉडी होती है, जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरह से कोई बॉडी है, और कोई भी जो बॉडी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। तो मान लो इस बॉडी के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, कोई भी बॉडी जो होगी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी। मान लो इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं और इस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, काफी सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने ले लिया नेट फोर्स। ठीक है, ये हमने ले लिया नेट फोर्स ले लिया। अब नेट फोर्स जब लगा तो नेट फोर्स की वजह से मान लो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गई ए, तो ए इसकी एक्सेलरेशन आ गई। तो अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूं, अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूँ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। होगा या नहीं होगा ये बताओ? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? इसमें एम क्या Yes, चीज होगी sir. बताओ? एम क्या होगा इसके अंदर? एम क्या The होगा इसके mass of the particles. मास ऑफ द पार्टिकल। और कोई यस सर। बोलो। Sir, mass of all the मास ऑफ particles. हाँ, ये क्या होगा? मा मास, मास ऑफ रिजिड बॉडी। ये क्या होगा? मास ऑफ रिजिड बॉडी, क्योंकि आप यहाँ पर क्या ले रहे हो? नेट फोर्स ले रहे हो। ठीक है, तो नेट फोर्स ले रहे हो, तो इस वजह से आपने यहाँ पर नेट फोर्स लिया, तो आपने क्या लिखा? मास, यानी मास ऑफ दिस टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आपकी सारी की सारी ये पूरी पूरी बॉडी ए एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पूरी बॉडी ए एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रही है, तो इसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स है वो भी ए एक्सेलरेशन से ही जा रहे होंगे कि राइट साइड में? बोलो। Yes, sir. ये सारे पार्टिकल्स भी राइट साइड में ए एक्सेलरेशन से ही जा रहे होंगे क्या? बोलो भाई, यस और नो? Yes, sir. यस लाइक सर। मुझे लगता है मैंने ये टेक्स्ट बुक भी ओपन किया हुआ है बाकी। यस सर। तो हाँ, अभी इस केस में तो बिल्कुल जा रहे होंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आपने यहाँ पर एफ फोर्स लगाया या नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोर्स जरूरी नहीं है हर एक पार्टिकल पर सेम फोर्स ही एक्ट कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हो, या अलग अलग फ्रैक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हो, और इस वजह से उनकी एक्सेलरेशन अलग अलग हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम जब फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो हम एक बॉडी मानते हैं जिसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या मानते हैं? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती क्या है? रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है? तो पहली बात, रिजिड बॉडी क्या होती है? इट इज अ बॉडी, ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसकी पिक भी ले लूंगा, आपको देखना। इट इज अ बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म, डज नॉट डिफॉर्म अंडर अंडर द एक्शन ऑफ, under the action of any amount of any amount of large any amount of large force। ठीक है, क्या होती है रिजिड बॉडी? इट इज अ बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ लार्ज फोर्स। उस पर कितना भी लार्ज फोर्स लगा दें वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होती। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो प्रैक्टिकली तो ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती जो कि परफेक्टली रिजिड बॉडी हो। ठीक है, परफेक्टली। सर सर मतलब रिजिड बॉडी वो मतलब हुआ कि आप कितना भी फोर्स लगा दो बॉडी पे वो हाँ, टूटेगी नहीं। टूटेगी नहीं, डिफॉर्म नहीं होगी। डिफॉर्म Shape नहीं डिफॉर्म change होगी। नहीं मतलब होगी. डिफॉर्म मतलब होता है चेंज इन शेप। डिफॉर्म मतलब होता है चेंज इन शेप, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और एक डेफिनेशन और बता देता हूँ, फिर और पूछ लेना आपको कोई डाउट हो तो। एक डेफिनेशन और है, इट इज अ बॉडी इन विच पार्टिकल्स
in which particles does not change relative position, does not change relative position with respect to one another, with respect to one another under the action of under the action of एक्सटर्नल। कहीं पर अगर मैं मिस कर गया हूं तो ध्यान रखना, या एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। सो इट इज अ बॉडी इन विच पार्टिकल्स डज नॉट चेंज रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सर जैसे लार्ज के बाद एक्सटर्नल लिखे। हाँ, ये जो भी फोर्स है सब एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अपन एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ध्यान रखना। ये अंडरस्टूड है, मतलब ऑटोमेटिक ये फोर्स एक्सटर्नल है जब तक इंटरनल नहीं बोले। तो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? जैसे आपके अब रिजिड बॉडी के कोई एग्जांपल चाहिए, जैसे डोर है, घर का दरवाजा हुआ, वो दरवाजा जो डोर है वो क्या है, बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पर आप जब भी डोर को ओपन करते हो तो पूरा पूरा डोर एक साथ मूव होता है, ठीक है। पूरा डोर एक yes साथ sir. एक साथ क्लोज करोगे, एक ही बार में, एक ही साथ वो ओपन भी होगा, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ रिजिड बॉडी, although it does not a perfectly rigid body, but we can consider it as a rigid body। तो आप पहली बात ये ध्यान रखना कि इससे पहले के जो आपने चैप्टर पढ़े हैं और अब ये जो चैप्टर पढ़ोगे इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। नाउ वी कैन सी द बॉडी इज मेड ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। जो बॉडी है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, ओके, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। और रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होगी, जो कि जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब आप फोर्स एक्ट कर रहे हो उस पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो मतलब सारी की सारी बॉडी एक साथ मूव करेगी। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर नेट फोर्स लगाया तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ए एक्सेलरेशन से राइट साइड गई, इसलिए आप लिख सकते हो ये इक्वेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आप ये कर सकते हो कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, मतलब उनकी आपस में जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, फोर्स लगने से पहले और फोर्स लगने के बाद, ड्यूरिंग द फोर्स आल्सो देयर पोजीशन रिमेन्स द सेम, ठीक है। हो जाएगा, बोलो। तो yes sir. हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यहाँ से। सर कौन सी बॉडी रिजिड नहीं कहलाएगी, फिर एग्जांपल बता दीजिए। सारी जो भी बॉडीज आप देखते हो वो सब, कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी में है रिजिड बॉडी। एक्चुअल में कोई भी बॉडी, आपके घर पे सोफा होगा, चेयर होगी, टीवी है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो अपने घर के अंदर, कोई भी बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। ऑल द बॉडीज आर नॉन रिजिड, बट ओनली फॉर स्टडी वी कंसिडर दैट द बॉडी इज अ रिजिड बॉडी। सिर्फ अपन स्टडी करने के लिए क्या करते हैं कि बॉडी को क्या कंसिडर करते हैं, रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये बात समझ में आई, आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलो जल्दी। yes sir. यस सर। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को COM भी बोलते हैं शॉर्ट में, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, दो डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, पहले डेफिनेशंस देख लो उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज अ फिक्स पॉइंट, it is a fixed point within or outside a body at which whole mass of a body assumed to be concentrated, ठीक है, assumed to be concentrated। समझ में आया डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास क्या होता है?
सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज अ फिक्स पॉइंट विद इन और आउटसाइड अ बॉडी एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, नाउ फॉर सिमेट, ये एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना, फॉर सिमेट्रिकल bodies, for symmetrical bodies, whole mass assume to be concentrated. Okay, assume to be concentrated at their geometrical center. Okay, at their geometrical center. समझ में आ गई बात? ये सेकंड बात, ये सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। तो होता क्या है, what is the center of mass? Center of mass is a fixed point within or outside a body at which whole mass of a body assumed to be concentrated. For symmetrical bodies, whole mass assumed to be concentrated at their geometrical center. Symmetrical bodies के लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्लेन लेमिनास की। प्लेन लेमिना कौन जानता है क्या होते हैं प्लेन लेमिनास? प्लेन लेमिनास के कुछ एग्जांपल बता दो, किसी को आते हो तो। हाँ बोलो। हाँ, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज ए एग्जांपल ऑफ प्लेन लेमिना। इस तरह से रेक्टेंगल है, ठीक है? अब इस रेक्टेंगल, ध्यान से देखना भाई, इस रेक्टेंगल की लेंथ ए है और ये हाइट मान लो बी है। आपसे कहा कि इसका जो है आप बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करोगे? जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो इसको इधर मिलाओ, इसको इधर मिलाओ, तो ये मिड में कहीं पे क्रॉस करेंगे। कहाँ पे क्रॉस करेंगे? मिड में। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास को मैं सी से बता देता हूँ, तो इसके सी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बोलो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या आएगी इसमें? बोलो, कौन बताएगा? आप है ना मैसेज भी कर सकते हो, मैंने वो भी ओपन किया हुआ है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन लेमिनास की। तो प्लेन लेमिना में जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करोगे? जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो मान लो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, थोड़ा और अच्छा बनाओगे तो बीच में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है? तो ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे? बोलो। a/2 b/2, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। और चिन्मय, देखो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको एक्सिस बनानी है। ये जैसे आपने बनाई एक्स एक्सिस, ये बनाई आपने वाई एक्सिस। अगर एक्सिस बदल गई तो इसकी लोकेशन भी बदल जाएगी, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा ओरिजिन। समझ में आ गया? ओरिजिन, ठीक है? अब मान लो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स और वाई है। तो देखना ध्यान से, एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स निकालने के लिए वाई के पैरेलल लाइन बनानी है आपको। एक्स निकालने के लिए वाई के पैरेलल लाइन बनानी है जो इसके सेंटर ऑफ मास से होके जाए। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कितनी आ गई आपकी यहाँ से? a/2। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब जैसे आपको निकालना है वाई निकालने के लिए क्या करना है? आपको एक लाइन बनानी है जो कि सेंटर ऑफ मास से होके जाए। तो आप वाई बनाने के लिए ये वाई कोऑर्डिनेट की लाइन बनाओ। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी आ गई आपके पास? b/2। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कितनी आ गई यहाँ से? a/2 b/2। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, यस और नो, बताओ जल्दी। यस सर। समझ में आ रहा है जिनमें? यस सर। ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम तो अभी हाल ही पूछ लेना साथ साथ ही, क्योंकि आगे फिर इन्हीं से रिलेटेड ऐसे मत सोचना ये ठीक है, ये नहीं आया तो कोई बात नहीं। आगे आगे जाके आप जैसे जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह भी आएगा इसके अंदर, फिर उसमें ये लोकेशन निकालनी पड़ेगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको, फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखना। फिर ये तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल्स ही बता रहा हूँ। तो जैसे ये प्लेन लेमिना मतलब समझते हो? प्लेन लेमिना क्या होता है? जिसमें कि एरिया होता है। प्लेन लेमिना होता है जिसमें एरिया होता है, यानी कि 2 डायमेंशन होती है ओनली। उन सबको प्लेन लेमिना कहते हैं जिनमें ओनली 2 डायमेंशन होती है, ठीक है? तो जैसे हमने ये रेक्टेंगल बना दिया। अब सेकंड में एक और बता रहा हूँ, और जिससे पूछूंगा वही आंसर करना, ठीक है? जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा वही स्टूडेंट आंसर करना। मैं एक मिनट पिक ले लूं इसका। सर हाँ ट्राइंगल भी एक प्लेन लेमिना है? हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ ना, आगे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी का ही। रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं सर होएगा ना, क्योंकि वो 2D शेप ही है। हाँ बिल्कुल,
अपन कर रहे हैं सर ना, देखो स्क्वायर अपन बात इधर देखो, स्क्वायर पहले आप 1 मिनट रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन बनाने दो, क्वेश्चंस बनाने दो। अभी ये सॉल्व कर करके बताओ, चलो फटाफट, फटाफट नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ये लिया अपन ने, इस बार ये ले लेते हैं, एक वो ले लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड्स है वो कितनी है, ए है, ठीक है। स्क्वायर बनाया अपन ने और इस स्क्वायर की साइड जो है वो ए है, सारी साइड्स ए है। तो आपको बताना है किसका सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास ए बताना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है ए सेंटर ऑफ मास के लिए। सर ए इज द आंसर, सेंटर ऑफ मास इज ए। कैसे करोगे यार, ये कैसी बात है? सर सबसे मे आई पहले, टेस्ट? हाँ बोलो, बताओ बताओ। तो हर्षित सबसे एंड में बताना, क्योंकि हर्षित ने सही आंसर दे दिया पहले ही। हर्षित सबसे एंड में बताना। तो स्टेप क्या है, हाँ चलो पहले आंसर बता दो, बताओ एंजल क्या आएगा। सर a/2 कॉमा a/2। हाँ तो क्या ये तो करना है आपको, सबसे पहले इसके वो बनाने ये तो हैं, कोऑर्डिनेट्स है ना। हाँ एक्सिस बनाने हैं आपको, इसके इसके एक्सिस डिफाइन करो। सबसे पहली स्टेप है एक्सिस डिफाइन करो। अगर आपने एक्सिस कुछ और डिफाइन करी है तो फिर अलग आंसर आएगा, तो आपने ये कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर एक सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, यहाँ सी सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपसे कहा कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, एक्स के लिए क्या करोगे, वाई के पैरेलल लाइन बनानी है। एक्स के लिए क्या करोगे आप, वाई के पैरेलल लाइन बनाओगे जो सी से होके जाए। तो वाई के पैरेलल लाइन बनाओ जो सी से होके जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आया, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, बोलो चिन्ह में, ए कितनी बाई आएगी टू ए डिस्टेंस, बाई टू a/2 ए आएगी बाई ना। टू ए बाई टू। ये तो x की वैल्यू हो गई। y के लिए क्या करोगे, y के लिए आप क्या करोगे, x के पैरेलल लाइन बनाओ, x के पैरेलल लाइन बनाओ जो c से होके जाए, तो कुछ इस तरह से आएगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपको, यहाँ से यहाँ तक कितना आया बोलो, ये कितना आएगा, ए बाई a/2 आएगा नहीं आएगा। तो इसके यस कोऑर्डिनेट्स सर, कितने हो गए, a/2 ए बाई और ए बाई a/2, टू। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस है r, इस सर्कल की रेडियस r है, इसके बताने हैं आपको। तो ये भी एक सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेता हूँ, एक्स वाई, तो ये c आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कैसे निकालोगे बताओ, इसके सर कोऑर्डिनेट्स इसके तो बताओ। सर इसमें टेंजेंट ड्रॉ होगी। नहीं, हाँ सबसे पहली स्टेप है आपको एक्सिस बनानी है, सर जैसे एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। हाँ तो जैसे मान लो आपने यहाँ बना दी, यहाँ बना दिया आपने एक्सिस, ये बना दी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे इसके बताओ, सर सेंटर एक्शन में मास के क्या कोऑर्डिनेट हो सर r/2 कॉमा r/2। गए, देख लो, सोच लो। सर आर कॉमा आर। ये है इसका सेंटर, इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट है, इसके यहाँ पे क्या आर कोऑर्डिनेट, कॉमा आर। टाइप कर दो हर्षित, अगर आपके वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो। सर d/2 डायमीटर यार अपॉन टू डायर अपॉन टू यहाँ डायमीटर ये अपॉन सर ये r/2 कॉमा r/2। अरे भाई ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, जहाँ दोनों एक्सिस आके मिलती है वो क्या होता है, ओरिजिन ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, 0,0। तो 0 0 ही तो होगा भाई इसका, 0 0 ही तो होगा, है कि यस नहीं। सर। अब मान लो यस आप इस, अब मान लो आपने ये येलो वाली देखो, येलो वाली देखो, आपने ये वाई एक्सिस मान ली और ये वाली एक्स एक्सिस है, येलो वाली देखना। अब येलो वाली एक्सिस को मैं कर देता हूँ एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स डैश वाई डैश के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश हो जाएंगे। तो इसके लिए बताओ एक्स डैश वाई डैश में क्या आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बोलो। सर अगर एक आप और बार रिपीट कर दीजिए। d/2। अगर मैंने एक्सिस यहाँ पर मान ली, येलो वाली दिख रही है ना आपको सबको, अगर यस मैंने सर। येलो वाली एक्सिस मान ली, तो येलो वाली एक्सिस के लिए सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बोलो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सर सर d/2 d/2 कॉमा d/2। d/2 d/2 कॉमा d/2। d/2 अच्छा देखते हैं, चलो। और सर r,r। हाँ तो ये तो वैल्यू यहाँ से, तो हमने क्या रूल बनाया है, रूल हमारा यह है कि x पता करना है तो y के पैरेलल लाइन बनानी है जो c से होके जाए।
तो y के पैरेलल लाइन बनाओ जो c से होके जाए, तो ये आपने लाइन बनाई, तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू तो r हो गई, जो कि आपका सही है, तो x की वैल्यू तो r हो गई। अब y के लिए क्या करोगे, y के लिए आपको लाइन बनानी है जो कि x के पैरेलल हो और c से होके जाए, तो वो तो इसी के ऊपर आ जाएगी। ये तो क्या आ गया, 0 आया नहीं आया, समझ में आई नहीं आई बात? तो क्या आएगा, r,0, बोलो। सर ये एक तो चीज बताइए इसकी अपन पैरेलल बनानी है ये ना। तो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर तो वाई वैसे भी 0 होगा ना, आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे ना। ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई तो वैसे भी 0 होगा ना, वाई की यस वैल्यू सर। कैसे आएगी, समझ में आई नहीं बात? सर, एक्स एक्सिस मतलब वाई के लिए अपन को एक्स के पैरेलल बनाना पड़ेगा ना। हाँ, वाई के लिए अपन को एक्स के पैरेलल बनाना है, सेंटर ऑफ मास से होके जाए, तो यस वाई के सर। लिए एक्स के पैरेलल बनाना है जो सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास तो खुद ही एक्स एक्सिस पर है, देखो ना, सेंटर ऑफ मास तो खुद ही एक्स एक्सिस पर है कि नहीं? ये देखो ना, ये सेंटर ऑफ मास तो खुद ही एक्स एक्सिस पर है, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यस यस सर। आ रही है सर। नहीं आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? चलो एक और देता हूँ मैं आपको, ये टाइम इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो स्टार्ट ही करना। चलो एक और देते हैं, ये देखो आप, आ रहा, अरे चिन्मय स्टेप, बेटा स्टेप समझने की कोशिश करो, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी, है ना, जल्दबाजी मत किया यस करो, सर। है ना। तो मान लो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये तो ए है ना, ये वाला तो ए कर दिया मैंने, और जो हाइट है उसकी बी कर दी, ठीक है। ए तो बेस कर, यस। बेस जो है वो तो ए है, और ये हाइट जो है ना इसकी, हाइट जो है वो बी है, ठीक है ना। मैं एक्सिस बना के दे देता हूँ आपको, ये इसकी जो है वो एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो है यहाँ पर मैंने ले ली, तो आप ये तो समझ रहे हो, अगर एक्सिस बदल दी जाए तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बदल जाएगी, है ना। अच्छा, बाकी लोग तो करो। अच्छा, एक सर एक बात मुझे बताओ, इस ट्राइंगल का अगर, अच्छा हर्षित ये वाला देख लो एक मिनट, ट्राइंगल वाला, फिर मैं सर्कल भी ले लूंगा। सर ट्राइंगल में सर 0 होगा ना सर, एक्स एक्सिस तो। बात को सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, सिमेट्रिकल शेप है ना ये, तो सिमेट्रिकल शेप में ये देखो आप देखो कैसे निकालोगे, एक यहाँ सर पर ए इधर बाई से, टू बी बाई टू, ए एक बाई लाइन, टू बी बाई टू। एक लाइन इधर बनाओ, एक इधर बनाओ, एक इधर बनाओ, तो ये कहाँ पर कट रही है आपके, इस जगह कट रही है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो गई सी, और जिसको मैंने कह दी एक्स और वाई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब मुझे जैसे एक्स, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, हर्षित ये वाला देख लो पहले ट्राइंगल का, ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। अगर इसकी लोकेशन पता करनी है, ये इसके कोऑर्डिनेट पता करने, मान लो इसकी एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, वाई के पैरेलल लाइन बनानी है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है जो इसके सेंटर ऑफ मास से होके जाए, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ जो इसके सेंटर ऑफ मास से होके जाए, तो ये बनाई मैंने, ठीक है। तो यहाँ सर से अपन यहाँ ने तक की पैरेलल क्यों बनाई सर, क्यों बनाई? ये मेथड है इसका, मेथड पता सर करने के एक और लिए। बार समझाइए ना सर, ये क्या हाँ आपने मेथड है, पैरेलल इसको में? ध्यान रख लेना आप। जैसे आपको अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से होके जाए, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है जो कि सेंटर ऑफ मास से होके जाए, तो मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास से होके जाए, देखो ये रेड वाली लाइन देखो, ये सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है इसके, और वाई एक्सिस के पैरेलल भी है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक, बताओ ये कितना होगा, ए अपॉन टू। ए ए अपॉन टू। अपॉन टू, ठीक है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, ए अपॉन टू आ गया। ए अपॉन टू। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए y का कोऑर्डिनेट, तो y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है, समझे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है जो कि सेंटर ऑफ मास से होके जाए, y के लिए, y के लिए तो क्या बनाते हैं x के पैरेलल, और x के लिए बनाते हैं y के पैरेलल, ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो यस अभी हमें सर। y चाहिए यहाँ पर, तो y के लिए क्या करेंगे, x के पैरेलल लाइन बनानी है, तो x के पैरेलल लाइन बना दो इस तरह से, ये बना दी, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये क्या आएगा, y आएगा, तो ये y कितना आएगा बोलो, किसी को याद है मैथ्स? सर ये वाई क्यों आएगा? भाई बी अपॉन। y एक्सिस पर तो y पढ़ोगे ना आप, हाँ सर। फिर तो ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आती है b/3,
ठीक है, मैथ्स में आप पढ़ोगे, मैथ्स में ये ट्राइंगल्स वगैरह की थ्योरम्स आएगी, तो 2/3 और 1/3 का रेशियो होता है ये, मतलब ये ऊपर जो इसका वर्टेक्स आ रही है ना, यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस होती है 2/3 बी, यानी बी मैंने माना हुआ है ना, ये हाइट को बी माना हुआ है, देखो यहाँ पर। तो ये यहाँ सेंटर ऑफ मास के ऊपर होता है 2/3 बी और नीचे होता है 1/3। तो ये अपन तो ये ओरिजिन है अपना, ये वाला ओरिजिन है, अपन तो ओरिजिन से लेंगे तो कितनी आएगी यहाँ पर, b/3 आएगी। ठीक है, तो ट्राइंगल के लिए जो यस ट्राइंगल सर। होता है, ट्राइंगल के लिए सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी लोकेशन क्या आएगी, ये आएगी a/2 और b/3। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये अभी कुछ ये यस सिर्फ सर। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये बाद में पूरा सॉल्व भी करेंगे अपन, है ना। तो पर आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि समझ लो आप क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ इसमें, ये तो सब मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, फिर रिज्वाइन कर लेना है ना इसके बाद, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो। अब मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूँ नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन इसकी, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना हमें, ओनली इसका फॉर्मूला देखना। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैंने इसका यूट्यूब वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, वहां से वैसे वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको, फिर भी किसी का इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो ये डायग्राम यहाँ पर, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सिस बनानी पड़ेगी, एक्सिस बनाना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने एक्सिस बनाई, ठीक है, तो और यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया। अब हमने लिया है टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम मतलब होता है जिसमें दो ही पार्टिकल है, तो दो ही पार्टिकल है मतलब मान लो एक पार्टिकल तो ये हो गया, और इस पार्टिकल का मास है m1, ठीक है, दूसरा पार्टिकल ये हुआ, दूसरे पार्टिकल का मास है m2। तो कोई समझ रहे हो ना, कोई सिस्टम मतलब कि कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी के अंदर दो ही पार्टिकल है, बस दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। देखो अगर मैं इसका इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ, तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, ये ऐसे वेक्टर बना दूंगा, ऐसे इस वाले का पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, इस तरह से बना दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया इस m1 का पोजीशन वेक्टर, ये बन गया m2 का पोजीशन वेक्टर। अब मान लो कि इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ p, मान लो ये p पॉइंट है, यहाँ पर ये p पॉइंट पर m1 मास रखा है और q पॉइंट पर m2 मास रखा है। ठीक है, तो ये वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ r1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ r2 वेक्टर है। ठीक है, तो OP वेक्टर कितना आएगा, OP वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 क्या आ गया, r1 वेक्टर। ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 वेक्टर, उसको क्या लिखूंगा मैं, OQ वेक्टर, वो कितना आ जाएगा, r2 वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना आप, है ना, और रिज्वाइन कर लेना, डिस्कनेक्ट हो जाते हो। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, बोलो। ठीक है, वेक्टर दिक्कत तो नहीं है ना, यस। है ना। नो अब सर। मान लो आपने इसको इसको कनेक्ट, अब क्या होता है, जैसे आपसे बोला है कि भाई टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसकी लोकेशन बताओ, उसका पोजीशन वेक्टर बताओ, पता एड्रेस क्या होगा, जैसे भाई m1 मास का एड्रेस तो r1 वेक्टर है, m2 मास का एड्रेस r2 वेक्टर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा, वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन है मैंने डाल रखी है, पर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, डेरिवेशन में अभी नहीं पढ़ना, आप बस देखो फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो इनके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, तो इनके बीच में मान लो यहाँ पर है, इनके बीच में मान लो इस जगह है ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और इस जगह है ये सेंटर ऑफ मास। ओके, और इसका अपन दे देते हैं, इसको आर से दे देते हैं, आर तो खैर इसका अपन को देंगे, आर तो इसका अपन को देना पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको अभी हटाते हैं, अपन कुछ और दे देते हैं, जैसे ए लिख देते हैं। ठीक है, मान लो ये ए लिख दिया, तो ध्यान रखना कि टू पार्टिकल सिस्टम है इस तरह से, और टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है,
जो लाइन इनको कनेक्ट करती है वहां पर होता है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अपन को क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, क्या पता करना है, एक्स वाई तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ आर सी एम, और ये वेक्टर। बोलो समझ में आई नहीं आई बात, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। यस सर, आ गया। हाँ देखो, m1 वाला जो है उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मैं दोनों फॉर्मूले आपको बताऊंगा, कोऑर्डिनेट वाले भी बताऊंगा और वेक्टर वाले भी बताऊंगा, ठीक है। तो हमें इस पे पता करना है कि जो RCM वेक्टर है, RCM वेक्टर मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर से ही आता है, RCM वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले का मास और उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का मास और, चलो ठीक है। तो हमें इस ये जो सेंटर ऑफ मास है टू पार्टिकल सिस्टम का, इसका हमको ये निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखोगे आप, RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये तो अगर आपको वेक्टर में आ गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, समझ में आया, ठीक है। आ गए सब लोग? नहीं सर, अभी हर्षित सर नहीं आया। हर्षित नहीं आया। अच्छा ठीक है, आ जाएगा वो भी, देख लो पहले, आप देख लो समझ में आया। ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, जैसे आपको एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट तो दे रखा है x1 y1, दूसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि इसका बताओ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास जो है आपका, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है एक्सीएम और वाईसीएम, ठीक है। ये मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, सेकंड फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखो एक्सीएम का फॉर्मूला सर क्या होगा, आपने डायग्राम में x, y वो कर रखा है नोट। हाँ वो स्पेस नहीं था ना इसलिए, बाकी प्रॉपर इसका जो है प्रॉपर तरीका यही है। चलो कर देता हूँ इसको, आपको क्या करना है, एक्सीएम वाईसीएम ही लिखना है, ठीक है, अच्छा रहेगा, एक्सीएम और वाईसीएम, और कैपिटल में है ये भी ध्यान रखना, एक्सीएम वाईसीएम, ठीक है। तो एक्सीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सीएम का फॉर्मूला बनता है m1 x1 प्लस m2 x2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, समझ में आया। और YCM का जो फॉर्मूला बनेगा, YCM का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यस सर। है ना। तो अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, यहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, दो फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया जिसमें कि अगर वेक्टर में पूछे आपसे, अगर वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर में आपको ये लगाना है RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है सेंटर ऑफ मास के लिए। अब जैसे x और y दिए तो x और y का लगा दो, मान लो z भी दे रखा हो, मान लो z कोऑर्डिनेट भी दे रखा हो, तो z के लिए क्या रखोगे, m1 z1 प्लस m2 z2 एंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो बताते जाओ। तो हम बात करते हैं कि मान लो मैं इसको तो 1 कर देता हूँ, इस वाले को कर देता हूँ 2 सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है, कर लोगे, फॉर्मूला समझ में आ गया। अभी न्यूमेरिकल यस भी सर। कराऊंगा मैं फिर, ठीक है, हाँ यहाँ सर, तक न्यूमेरिकल ओके। एक बार और क्लियर। हाँ तो ये यहाँ तक ओके, चलो ये समझ में आ गया आपको। अपन इसकी एक टिक कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, थर्ड बात करता हूं मैं, थर्ड पॉइंट। अब ये तो मान लो टू पार्टिकल सिस्टम था, मान लो दो से ज्यादा पार्टिकल आ गए तो क्या करोगे, अगर दो से ज्यादा पार्टिकल आ गए तो क्या करोगे, तो मैं ले लेता हूं n पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। सर उसमें प्लस कर देंगे। हाँ बस, और कुछ नहीं करना आपको, वही के वही फॉर्मूले, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे आर से, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई
वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना, RCM वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा, M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर, ओके, M2R2 वेक्टर और प्लस डैश 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 क्या आ जाएगा, MNRN वेक्टर। समझ में आ गया। और नीचे क्या करोगे आप, इन सब का सम करोगे, तो सबका सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास, टोटल मास। यहाँ पर m बराबर क्या है, m बराबर है टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 Mn। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल M बराबर क्या है, टोटल मास। इसी को ही अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में XCM बराबर क्या लिखोगे आप, M1 X1 आ जाएगा प्लस M2 X2 आ जाएगा प्लस डैश डैश, यहाँ पर कितना आ जाएगा, MN XN आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा कैपिटल M। समझ में आया। थर्ड अगर सर मान लो, कैपिटल एम मतलब, सर कैपिटल एम मतलब कैपिटल M मतलब M1। टोटल मास, ये लिख दिया मैंने इधर देखो आप, ये लिख दिया इधर, कैपिटल M मतलब टोटल मास, सारा मास सम करना है आपको, जितने भी पार्टिकल है उन सबका, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर YCM निकालना हो तो YCM इजिकल टू कितना आ जाएगा, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस डैश डैश, ये कितना आ जाएगा, MNYN, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा कैपिटल M, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा कि ZCM बताओ, तो ZCM क्या आ जाएगा, M1Z1 प्लस M2Z2, ठीक है, प्लस डैश डैश MNZN, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल M टोटल मास। समझ में आया नहीं आया बोलो। सर सर 2 मिनट्स वेट कर लीजिए सर, हम 1 मिनट नोट कर लें सर इसको। नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं फॉर्मूले भेज रहा हूँ आपको, मैं भेज दूंगा सारे फॉर्मूले, ठीक सर है। वो एक साथ कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं ना सर, प्लीज सर 1 मिनट सर। हाँ देख लो, मैं वैसे स्क्रीनशॉट लेता जा रहा हूँ सारे, मैं सब भेज दूंगा आपको अभी, क्लास एंड होते ही भेज दूंगा, तो अपने कॉपी में नोट्स कर लेना। और मैं इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ अब, हाँ अपने सर अच्छा है शॉर्ट सर में। ऐसा। हाँ सर, टाइम टाइम भी कम लगेगा और हाँ, टाइम सेव होगा, मटेरियल मैं भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिगर जो है ना, जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो अच्छे समझ में आ जाएंगे। चलो ये बात समझ में आई आपको। और मुझे अब मैं आपसे थोड़ा सा आपकी इंग्लिश चेक करता हूँ, मुझे बताना, मुझे 2 वर्ड्स है, एक है डिस्क्रीट, एक वर्ड है डिस्क्रीट और एक वर्ड है कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है और कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है। सर कंटिन्यूस मतलब डिस्क्रीट लगातार मतलब, सर डिस्कार्ड डिस्क्रीट करना। मतलब डिसकंटिन्यूअस। हाँ वो भी सही है, डिसकंटिन्यूस। तो अभी जो अपन ने इससे पहले जो सिस्टम बनाया है वो डिस्क्रीट था या कंटिन्यूस था, आपको क्या लगता है। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट था, वेरी गुड। वो जो सिस्टम अभी बनाया इससे पहले, मैं आपको पीछे करके बता देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम है। डिस्क्रीट है, मास बटे हुए हैं, इधर ये एक मास इधर M1 था, एक मास इधर M2 था, तो ये डिस्क्रीट सिस्टम है। तो डिस्क्रीट जब सिस्टम हो, डिस्क्रीट सिस्टम मतलब होता है कि जब डिस्क्रीट मीन्स होता है कि मान लो इसमें से कोई M1 वाला तो 4 किलोग्राम का होता और M2 वाला 2 किलोग्राम का होता, तो M1 वाला जो है वहां पर जो 4 किलोग्राम है तो वहां पे मास ज्यादा है और दूसरी जगह मास कम है। यानी मास की जो डेंसिटी है या मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, एक जैसा नहीं है। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, डिस्क्रीट है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कह दे कि भाई एक स्क्वायर के चारों कोने पर mm मास रखा हुआ है, या एक जगह m रखा है, फिर 2m रखा है, 3m रखा है, 4m रखा है, सेंटर ऑफ मास निकालो, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट सिस्टम हो गया। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए तो आप ये फॉर्मूले लगा देना। पर अगर कंटिन्यूअस सिस्टम आ गया तो क्या करोगे आप, ठीक है। कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूले लगाओगे, अब मैं वो बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, तो सर देखो। ऐसा होगा क्या सर, जितना भी मास है उन सबका सम अपॉन। नहीं नहीं, मैं नहीं। फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो आप, फॉर्मूले बता रहा हूँ, वहां से देखो आप, है ना। ये तो हो गया आपका, डन हो गया अल्लाह तो, यस यस ठीक है। सर। पिक मैंने ले ली इसकी। आ, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, और कुछ आज फॉर्मूले बता के फिर इसको क्लास जब भी ओवर करेंगे अपन, ठीक है। अब फोर्थ अपन बात कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस सेंटर ऑफ मास बताना है आपको फॉर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए एक बार सिंबल्स में देख लो, हाँ,
सिंबल सर हमें इसको यूज करना है। इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। हाँ, इक्वल मास डेंसिटी इज सेम, मास डेंसिटी इज सेम, मतलब पर अपन ये कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है, जैसे अपन लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस सिस्टम होते हैं इसके अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सिस्टम अगर है तो जैसे आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो जैसे आपको एक्सीएम लिखना है, ठीक है, तो एक्सीएम जो आएगा इसका वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे वाई सी एम होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम सब डिवाइड बाय सब इंटीग्रेशन। YDM मतलब Y कोऑर्डिनेट को भी अब बिल्कुल मल्टीप्लाई बिल्कुल करना ये पड़ेगा। बताएंगे आपको, एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूले बता दूं। और जेड सी एम इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं आपके पास, है ना। डीएम यहाँ पर क्या था, स्मॉल एलिमेंट हैविंग मास डीएम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको पहले पूरा, डीएम इज इक्वल टू मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एक तो ये हो जाएगा, एंड एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंस, एंड ये एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंस ऑफ डीएम from x y and z axes respectively, ठीक है। तो ये है कंटिन्यू। अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में आपको और सही पता लग जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये तो समझ हो गई कि कौन सा कंटिन्यूअस सिस्टम होता है और कौन सा जो डिस्क्रीट सिस्टम है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, नहीं कौन सा सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई दिक्कत। तो ये अपने अभी तक की थ्योरी मैंने बताई है आपको, इस पे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, है ना। तो पहले तो आप देख लो, इसमें से कुछ पूछना हो आपको, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर मैं एक एक क्वेश्चन दोनों का करा देते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन डिस्क्रीट का यस। करा दूंगा, एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस का करा दूंगा, ठीक है ना। पहले यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर, नो नो देखो प्रॉब्लम। ये अपन ने स्टार्ट कहाँ से करा था, यहाँ से आप इसके फोटोज सेंड कर देना। हाँ बिल्कुल, अभी कर दूंगा, है ना। हमने स्टार्ट करा था रिजिड बॉडीज से, रिजिड बॉडीज के बाद सेंटर ऑफ मास थोड़े देखे अपन ने लेमिनास के, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बॉडीज के भी कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये तो बस आपके नॉलेज के लिए सर मैंने, आप एक बार प्लेन लैमिनास की फुल फॉर्म भी लिखा दोगे? प्लेन लेमिनास होते हैं क्या बोले उसमें कि दोज हैव ओनली एरियाज, ठीक है। प्लेन लेमिना मतलब होते हैं जिनमें सिर्फ 2D एरियाज शेप। होता है। जैसे कि प्लेट है, प्लेट के अंदर थिकनेस नहीं होती, थिकनेस क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो जिनके अंदर सिर्फ एरिया होगा, ना कि एरिया होगा यानी उसके अंदर, समझ रहे हो ना बात, 3 डायमेंशनल नहीं होगा वो, ठीक 2D है। शेप। हाँ 2D शेप कह सकते हो आप, वो सब लेमिना होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो ये हमने स्टडी करें, फॉर्मुलेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं आपको अपन 2 क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड। तो देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले आप देखना है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह से है कि 4 particles of masses 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram and 4 kilogram are placed at the 4 vertices ABCD of a square of side 1 meter। तो पहले तो अपन एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर दिया, आप ही निकाल देना इसका आंसर। तो एक सर क्वेश्चन भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन तो खैर अपन कर ही रहे। ये देखो आप, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की जो साइड है, साइड आपको दी हुई है 1 मीटर। स्क्वायर की जो साइड है वो 1 मीटर दे रखी है। ये इसके पॉइंट्स हैं, ए वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हर एक पे, यानी ए पर 1 किलोग्राम का मास रखा है, बी पर रखा है 2 किलोग्राम का मास रखा है, सी पर रखा है 3 किलोग्राम का,
और डी पर रखा है 4 किलोग्राम। समझ में आया? तो ये तो आपका M1 मास हो जाएगा, ये आपका M2 मास हो जाएगा। ठीक है, सर वो डिस्ट्रीब्यूट वो कौन सा था सर? वो एक मिनट, ये M3 हो जाएगा और ये M4 डिस्क्रीट। 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 तो ये कौन सा सिस्टम है पहले बताओ? डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट है, ठीक है। तो सर ये इसके आपने ए 1 मीटर क्या लिख रखा है? M1 1 A मतलब इसकी साइड्स, साइड है इसकी सारी साइड 1 मीटर की है, सारी जो साइड्स हैं वो कितने की है? 1 मीटर की है, ठीक है ना? यस स्क्वायर सर। है ना, तो 1 मीटर की साइड है इसकी। समझ में आ रही है बात? आपको बताना है इसका यस सर। सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या बनाओगे आप? इसकी एक्सिस बनाओगे, ठीक है। तो जैसे ये तो आ गई आपकी एक्स एक्सिस, और ये वाली आ गई आपकी वाई एक्सिस। तो आप जानते हो कि ये सिमेट्रिकल शेप है, तो बीच में कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, बता दोगे? सेंटर ऑफ सर एक बार मास ट्राई करते हैं। देखो, ये XCM कह देता हूँ और YCM कह देता हूँ, ठीक है। कुछ हिंट दूं या करोगे पहले? सर ट्राई करते हैं सर। तो पता चली गया आपको, करो, चलो करके देखो। सर सॉल्व करूँ क्या मैं? हाँ सर एक बार करिए ना सर। ये आप सर ये अभी ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? इसमें भी वही निकालना है आपको, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर एम के मास रखे हुए हैं। इस जगह 2m का रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2m का मास है, 1 सेकंड में सही कर दो। यहाँ पर 2m का मास रखा हुआ है, सी वाले पे 2m का है, बाकी सब जगह mm का है। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, ठीक है। सर इसका आप एक बार वो सॉल्व करिए ना। ये वाला हाँ सर। देखो फिर, इसमें करो M1 Y1 करो तो M1, ये तो Y1 तो 0 है, तो इसको तो हटा दो। M2 Y2 करो तो M2 कितना है? 2, और Y2 कितना है? 0, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। M3 Y3 करो, M3 कितना है? 3 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर M4 Y4 करो, M4 कितना है? 4, और ये कितना है? 1, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे सम करो तो 10 आएगा। सर साइड्स की लेंथ क्या है? एक मिनट रुको, ये 0.7 आ रहा है क्या? हाँ सर मैं भी तो यही बोल रहा हूँ सर, 0.7 आ रहा है आंसर। 0.7 आ रहा है क्या? हाँ सर। अब इसने क्या हुआ है क्वेश्चन, इसलिए 7 आएगा। 0.7 क्यों एंजल? इसके कोऑर्डिनेट्स अलग, इसने कोऑर्डिनेट्स अलग लिए हुए हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स अलग हाँ सर मैं सोचूं मैंने कहाँ गलती करी, 3 बार चेक कर लिया, अलग लिए। 0.7 आ रहा है। M1 Y1 1 into 1, ठीक है। M2 Y, वो तो चलो जो भी हो, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग है, अपने कोऑर्डिनेट्स अलग है। क्यों एंजल? चेक करो, कोऑर्डिनेट्स तो हमने सही लिए सारे, है ना। 0 0 होगा, फिर उसके बाद 1 0 होगा, ठीक है। फिर 1 1 होगा, और फिर ये होगा 0 और 1, ठीक है। तो जब M1 Y1 करोगे तो ये तो 0 है, तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा। M2 Y2 करोगे तो फिर 0 हो जाएगा। M3 Y3 करोगे तो 3 into 1 होगा, और M4 Y4 करोगे तो 4 into 1 होगा। सही है, 0.7 ही आएगा, ओके सर। ठीक है। सर 0.7 एंजल तो क्लास से ही चली। सर आप इसकी साइड्स बता दीजिए, इसकी साइड्स क्या होगी? साइड्स ये इसमें ट्राइंगल। नहीं हुई है क्वेश्चन में। इसमें सर और क्वेश्चन क्या? क्या हुआ है कि साइड्स ले लो आप, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी जो साइड्स होगी वो तो सेम ही होगी, हाँ होगी। तो सर 2 मीटर ले लें। एल एल ले लो, एल एल ले लो, एल, ये एल ले लो, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, कितना होगा? तो सर फिर एल लेंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी नहीं आएगी। नहीं, हाँ लोकेशन आएगी बस आपकी, कोई लोकेशन आएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि एक्सिस यहाँ पर अज्यूम करना, एक्सिस बदल दोगे तो फिर अपने आंसर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक्सिस आपको यहाँ लेनी है, इसको एक्स एक्सिस ले लेना और इसको वाई एक्सिस लेना, ठीक है भाई। और उससे आपको निकालना है, तो एल में आपके आंसर आएंगे। एक्स जो जैसा कि एल में आपके आंसर आएंगे, तो सॉल्व करके देखना आप कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, आंसर आपके जो है वो एल में आएंगे,
हम इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लेते ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कंटिन्यूअस का भी करा दूं क्या? सही है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स सर थोड़ी ना लिख लेंगे। कल कर 2 लिख लेंगे बस, एक्स और वाई के। चलो कल कराऊंगा कंटिन्यूअस वाला, अभी तो ये कर लो आप यहाँ तक, ठीक है? यस सर। ये सही लगा इस तरह से पढ़ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये अभी स्क्रीनशॉट्स तो मैं भी भेज देता हूँ आपको सारे। सर इसमें 3 पॉइंट्स है तो सर तीनों का अलग अलग होगा ना सर? नहीं, पर एक्सिस तो एक्स और वाई है ना आपके, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, यही तो फॉर्मूला लगेगा। पर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स सर निकालने। mm2m है ना मास? हाँ, सबसे टॉप तो वाला फिर जो है वो 2m सर है। सर ये 2m 2m को है यहाँ किससे पे। मल्टीप्लाई करेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालो ना, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो ना, यहाँ पे निकालो, ए पे निकालो M 0,0 कोऑर्डिनेट। हाँ, इस पे तो सर 0,0 आ सर जाएगा, सर 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 एक मिनट मेरी बात सुनिए। इसका एल सर कॉमा जीरो आ जाएगा। फर्स्ट टाइम अपन सबको m1 x1 m2 x2 m3 x3 है ना, उसके बाद करेंगे सर m1 y1 m2 y2 m3 y3, और थर्ड क्या करेंगे? नहीं, थर्ड जेड तो है ही नहीं ना उसमें, थर्ड क्यों करोगे आप? वो तो जेड एक्सिस होती तो आता ना थर्ड। जेड एक्सिस कहाँ है इसमें? यस एक्स और सर। वाई। तो आपके एक्स सी एम और वाई सी एम ही तो निकलेगा बस इसके अंदर, ठीक है ना? तो इसको एक सॉल्व करके सर देखना। मेरा आ गया आंसर। सर मतलब सर मेरा आ 2mc गया का जो सर, 2 ml और उसके बाद होगा 3 ml। अब आंसर तो मेरे पास है नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे सर तो बस 2mc 2 ml निकालेंगे अपन। ये 2m इसका मास है यहाँ पे, है ना? मास है। सी तो मैंने पॉइंट दिया हुआ है, और 2m मास है यहाँ पर। सी पॉइंट पे जो मास है वो 2m है, ठीक है? सर इसका आंसर आएगा 2 ml मुझे और तो बस थ्री ये एम बता दो, एल सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? सी पॉइंट का एल कोऑर्डिनेट बता दो। एल कॉमा एल एल कॉमा एल। l कहाँ से? l एल कॉमा एल आ जाएगा। कैसे निकाला? वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाला आपने इसका? तो y कोऑर्डिनेट के लिए तो हाइट लेनी पड़ेगी ना। हाँ, तो हाइट लो ना, फिर एल कॉमा एल कैसे निकाल रहे हो? पाइथागोरस नहीं लगाओगे इसमें? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना। ये l/2 हो जाएगा, ये l है तो इसको निकालो, फिर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर उससे सॉल्व होगा ये। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। इसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको, है ना? यस थोड़ा सर। टाइम दो, मैं भेज दूंगा, तो कल के दिन इसके क्वेश्चंस कर लेना, है ना? यस सर, कंटिन्यू थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। ओके एंजल, है ना? कर लेना बेटा ये। बिल्कुल नया यस है, कुछ ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि पुराने से रिलेटेड हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा आपको, है ना? ठीक। यस सर। ओके।